हेडिंग डाल लो आरएनए। इससे पहले आप डीएनए पढ़ चुके हो, सारे न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ चुके हो, अब पढ़ने वाले हो आरएनए। क्या होता है आरएनए, है ना? आरएनए डबल स्टैंडर्ड रहता है ना? सिंगल स्टैंडर्ड? सही से बताओ। हाँ, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों नहीं लिया गया, डीएनए को ही क्यों लिया गया। मतलब जितने भी जीव हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक की बात करें चाहे यूकैरियोटिक की, ये प्रोकैरियोटिक है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं कि नहीं? और इंसान को यूकैरियोटिक बोलते हैं कि नहीं? ठीक, ध्यान से सुनना। चाहे यूकैरियोटिक सेल की बात करें चाहे प्रोकैरियोटिक सेल की, दोनों में केवल डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों लिया गया? एक नेचर के द्वारा, है ना? जो हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसने डीएनए को ही क्यों चुना? क्योंकि वो ज्यादा सुंदर है? उसके पास लैक्मी वाला लिपस्टिक है क्या? जीन आरएनए में भी मिलता है। सिंपल ध्यान से सुनना। आरएनए ना, एक जैसे कोई आवारा लड़का रहता है ना, इधर उधर घूमने फिरने वाला, जिसका कोई गोल नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये आरएनए वैसा ही है, इधर उधर क्या है, इसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं है। जैसे डीएनए का ना एक निश्चित गोल है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर जगह में पड़ा हुआ है और इसके पास कुछ कोड है जिसका काम है कि वो प्रोटीन बनाएगा, और मतलब यहाँ इसके अलावा यहाँ से और कुछ काम नहीं करता। डीएनए का और कुछ काम है? यहाँ से और कुछ होता है क्या कि डीएनए यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, चलो भाई इधर से कुछ काम करके आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को मार के आते हैं, चल ऐसे कर, ऐसा कुछ होता है? होता है? कुछ नहीं होता। डीएनए का एक फिक्स लोकेशन है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर फिक्स है, एक जगह पर। ऐसा नहीं कि इधर उधर ऐसे भटक रहा है, एक जगह पर फिक्स है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो नेचर ने इसमें डीएनए को ही क्यों चुना, आरएनए को क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है, छोटा भी है, सिंगल स्टैंडर्ड है, कम जगह में आ जाएगा। डीएनए को क्यों ये डबल स्टैंडर्ड, आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड है, ऐसा है ना? और डीएनए कैसा रहता है, डबल स्टैंडर्ड। तो इस कम जगह वाली चीज को क्यों नहीं लिए? ये तो कम जगह में आ जाएगा भैया, इसलिए ये तो ज्यादा जगह ले रहा है ना? तो सिंपल चीज। अब यही बात हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जैसे आपको एक सीढ़ी में चढ़ा दें, ऐसा वाला बात था। यहाँ पर एक सीढ़ी थी और यहाँ पर ऐसी सीढ़ी है, तो अगर आपको इस लोकेशन में जाने के लिए बोले तो आप किस में जाओगे? इस वाले में जाओगे, इसमें गिर जाओगे ना? सेम। तो यहाँ पर इसको देख के बोल रहे हो कि ये स्टेबल है तो यहाँ से जाएंगे। तो नेचर ने भी हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे एवोल्यूशन के लिए, है ना, ताकि हमारी जो पीढ़ी है वो क्या है, स्टेबली बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज ना हो। यहां से चले तो धड़ाम से गिर जाए, यहां से चले तो नहीं गिरेंगे। इसलिए क्या किया गया कि इस डीएनए को, इस स्टेबल चीज को एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में चुना गया। ठीक है, और क्यों चुने हैं, क्या क्या इसमें रीजन है जो इसको जेनेटिक मटेरियल बनाता है, वो आज देखेंगे कि आरएनए को हम क्यों सिलेक्ट नहीं किए हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ठीक है, समझ गए ना? मेन अगर बात आपसे पूछें तो डीएनए स्टेबल है, इस कारण से इसको जेनेटिक मटेरियल चुना गया। और ये आवारा टाइप का है जो इधर उधर करता है, इसमें म्यूटेशन कम होता है, बहुत कम, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, इसमें म्यूटेशन बहुत कम होता है। और इसमें खतरनाक म्यूटेशन होता है, जैसे कि कोरोना वायरस आरएनए, क्या रे, कोरोना वायरस के पास था आरएनए, उसके देखना कुछ कुछ दिन में ऐसे ना अलग अलग स्ट्रेन आ रहे थे। सुने हो कि अचानक से कोरोना वायरस थम गया था, उसका फिर से अचानक कोई दूसरा स्ट्रेन आया, फिर से लहर चालू हो गई, फिर से बरसात चालू हो गई, कोरोना वायरस ऐसा कुछ आया था ना? नहीं सुने थे? वो अलग स्ट्रेन क्यों था, अलग अलग स्ट्रेन क्यों बना? हमारे अंदर तो ऐसा नहीं होता भाई, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, हम तो इंसान के इंसान रहते हैं, हमारा डीएनए कभी चेंज हो जाता है क्या? जैसे सियाने होते हैं, डोकरा होते गए तो हमारा डीएनए ऐसे इतना बड़ा था, अब इसे धीरे धीरे इसे कम होता गया, इसे इतना छोटा हो गया, ऐसा। या फिर डीएनए में एडेनिन और
थायमिन का लोकेशन चेंज हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, होता है नहीं होता? उम्र बढ़ने के साथ साथ डीएनए में चेंजेस आते हैं उम्र बढ़ने के साथ? नहीं आता है नहीं आता है ना, उम्र बढ़ने के साथ ऐसे चेंज नहीं आता भाई, जब तक म्यूटेशन ना हो तब तक। लेकिन आरएनए अगर ऐसे सिंपल पड़ा हुआ है ना, कोई भी इसको कोई चीज दिखी रिएक्टिव चीज है, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा म्यूटेशन करता है बहुत ही जल्दी। तो म्यूटेशन होगा तब आएगा ना, इसमें तो म्यूटेशन लगातार हो, ऐसा है कि कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई भी चीज से जाकर ये बाइंड हुआ उससे म्यूटेशन हो जाता है। तो कोरोना वायरस भी ऐसे ही था, आरएनए वायरस था, इसमें ऐसा था कि कंटिन्यू म्यूटेशन होते जा रहा था, कोई भी माहौल बदला तो माहौल बदलने के हिसाब से इसमें म्यूटेशन हो जाता है। आपका माहौल बदलता है तो आप में म्यूटेशन नहीं होता। इन्वायरमेंट चेंज होगा, बरसात आ गई तो ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ पर ऐसे पूरे शरीर में बाल आ गए, यहाँ पर ऐसे छाता उग गया, ऐसे है ना। अब ये माहौल के हिसाब से म्यूटेशन कर रहा है और इसमें माहौल के हिसाब से म्यूटेशन नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। इसमें फास्ट म्यूटेशन होता है, इसमें स्लो होता है। तो इस स्टेबिलिटी के कारण इसको चुना गया क्या, जेनेटिक मटेरियल। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में ये तो चलो ठीक है, डीएनए हम सिलेक्ट कर लिए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब आरएनए का लोकेशन क्या है, या फिर ना इसको ऐसे समझते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है लेकिन ये यहां पर काम नहीं कर सकता। ये यूकैरियोटिक सेल है, डीएनए इसमें मिलता है कि नहीं मिलता, न्यूक्लियस में मिलता है कि इधर मिलता है, एक तो न्यूक्लियस हो गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन एक फिक्स जगह में मिलता है। कहां पर, एक फिक्स जगह में। अब यहां पर क्या होता है, डीएनए यहां तक सीमित है लेकिन इसका काम यहां पर होता है क्या, देखो यहां उसका कोई रोल है, यहां पर कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है ये। यहां पर केवल एक चीज होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इसके पास जो जीन है ना, जो कोड है प्रोटीन वाले कोड, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये क्या करेगा, एक एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, एमआरएनए। यहां पर एमआरएनए बना तो ये यहां से ऐसे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं ना, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पोर। क्या बोलते हैं, है ना, नहीं बोलते, यहां पर छोटे छोटे छेद रहते हैं उसको। ये एमआरएनए इस छेद के द्वारा ऐसे बाहर आ जाती है, इधर बाहर आ गया एमआरएनए। ये कौन सा एरिया जो बाहर है, वो साइटोप्लाज्म, है ना। तो यहां पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, यहां तक सीमित है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले अपना एक छोटा फॉर्म बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए। क्या बोल रहे हैं, एमआरएनए। क्यों, ताकि वो यहां से इस छेद से ऐसे निकल जाए, और डबल स्टैंडर्ड है। अभी इतना छोटा ये गलियारा है, ये ऐसा, यहां से अगर मैं इसको और संकरा कर दूं, है ना, अब यहां से आप लोग क्रॉस कर पाओगे क्या, और ऐसे जाम कर दूं तो, है ना, ऐसे नॉर्मल इतना अगर रख दे अपन, आप ऐसे क्रॉस कर पाओगे इससे, नहीं। लेकिन आप ट्राई करोगे कैसे जाने का, ऐसा श्रीवल्ली ऐसे कर करके, ठीक है। अब ऐसा निकलोगे तो वहां पर ना ये जो जगह है वो तंग हो गया है, ठीक है, क्या होगा, संकरा हो गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एमआरएनए बनाता है। क्या बनाता है, एमआरएनए, ताकि यहां से निकल जाए। उसके बाद ये एमआरएनए जाकर कहां पर बाइंड हो, राइबोसोम में। अब जाहिर सी बात है, दूसरा ऑप्शन ये भी बोल सकते हो, राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता, ये कहां पर है, साइटोप्लाज्म में। तो अपने आप को यहां पर एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता डीएनए, तो इसलिए वो एमआरएनए बनाया। अरे एमआरएनए के पास सारे कोड हैं, और ये आके यहां पर क्या कर लेता है, राइबोसोम से बाइंड कर लेता है। फिर प्रोटीन कहां बनेगा, न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में, कैसे बोल दिया साइटोप्लाज्म में बनेगा, राइबोसोम कहां है, साइटोप्लाज्म में, है ना, इसलिए ये बनेगा आपका साइटोप्लाज्म में। अब यहां पर इस प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, नहीं कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में से पड़ा रहता है जैसे यूकैरियोट में है ना। यहां पर जो एमआरएनए बनेगा, जो प्रोटीन बनेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस में, कहां, न्यूक्लियस में। एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है या नहीं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन कहां हो रहा है,
साइटोप्लाज्म। इधर साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। लेकिन एक प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? आप लोग बताओ। दोनों प्रोसेस यही होगा, यही होगा ना? मतलब इसका सेंट्रल डोग्मा साइटोप्लाज्म तक सीमित है, लेकिन यहां पर सेंट्रल डोग्मा दो ऑर्गेनेल्स तक सीमित है। ऑर्गेनेल्स नहीं बोल सकते साइटोप्लाज्म का, है ना? एक है न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म, दो जगह तक सीमित है ऐसा। अब इतना क्लियर हो गया आप लोग को? आरएनए इसलिए बनाया जाता है ताकि ये इधर उधर जा सके, कोई फंक्शन परफॉर्म कर सके। ट्रांसलेशन होना एक फंक्शन है, प्रोटीन का बनना, तो डीएनए उसमें एबल नहीं है, वो नहीं बना सकता। वो प्रोटीन क्या क्या कोड रखा है, लेकिन प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता। वो एक मीडिएटर का काम करता है जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, उसका सहारा लेता है, ठीक है। तो फिर एमआरएनए जाके फिर प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए यहां पर जरूरी है या नहीं, आप बताओ। आरएनए जरूरी है या नहीं? क्योंकि आपका मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो फिर मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो आरएनए की आपको आवश्यकता है या नहीं, ये पूछ रहा हूं, है ना? किस लिए आवश्यकता है? प्रोटीन, है ना? क्योंकि बिना एमआरएनए के राइबोसोम काम नहीं करता। उसका कंडीशन आपको मालूम है, दो कंडीशन बताया था मैं, एक तो सिंगल स्टैंडर्ड रहे और दूसरा कंटिन्यू रहे। कोड क्या रहे? कंटिन्यू। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है डीएनए, और आरएनए करता है, इस कारण से वो जरूरी है ना? इसलिए हम आरएनए पढ़ रहे हैं यहां पर। आरएनए वर्ड आपका टॉपिक है एक, है ना? उसमें आप देखोगे कि आरएनए सबसे पहले इस दुनिया में आने वाला न्यूक्लियोटाइड है या फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए पहले नहीं आया था, पहले क्या आया था? आरएनए। तो सबसे पहले जो जीव बना होगा वो कैसा जीव बना होगा? डीएनए वाला, जेनेटिक मटेरियल वाला, या फिर आरएनए वाला? आरएनए वाला, है ना? समझ रहे हैं ना? ऐसा भी समझते हैं फिलहाल। आरएनए तक समझ गए ना ये क्या है? इसमें डिफरेंस अगर पूछे तो फिर आप बता सकते हो, ठीक है? चलो फिर पूछते हैं। डीएनए, चलो बताओ। सबसे पहला डबल स्ट्रैंडेड है ना? डबल स्ट्रैंडेड है। दूसरा स्टेबल है? सही में कौन बताया? स्टेबल। तीसरा शुगर। इसमें दो प्रकार के शुगर, दो प्रकार बोल रहा हूं, है पेंटोज शुगर है, लेकिन दो टाइप है आरएनए और डीएनए में। आरएनए में राइबोस था, इसमें क्या था? डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये पेंटोज शुगर है कि हेक्सोस शुगर है? 5 कार्बन वाला है कि 6 कार्बन वाला? 5 कार्बन वाला। चलो नेक्स्ट, डीएनए में थायमिन पाया जाता है, केवल और केवल डीएनए में वो मिलता है, आरएनए में थायमिन नहीं मिलता। तो यहां पर थायमिन प्रेजेंट, थायमिन प्रेजेंट रहता है। और क्या बता सकते हो कि हाँ, डीएनए, हाँ, यहां पर स्लो म्यूटेशन होता है डीएनए में, ये भी लिख सकते हो बिल्कुल, स्लो म्यूटेशन अकर्स डीएनए में, क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। अब चलो ये भी एक अंतर बता सकते हो, राइबोसोम से बाइंड ये तो करता नहीं है, एकदम फैक्ट बात है, आरएनए करता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज है, यहां पर आपको स्प्लिट जीन मिलते हैं। स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि जीन्स के लिए जो कोड रहते हैं ना, मतलब जीन का मतलब पूरा कोड ही है, डीएनए ही है ना? तो एक प्रोटीन के लिए कोड रहता है, उसको बोलते हैं अपन जीन। क्या बोलते हैं? जीन। तो डीएनए में ना जो जीन के लिए कोड है वो कंटिन्यू नहीं रहता है, एक कोड है, उसके बाद फिर नॉन कोड एरिया है, उसके बाद फिर कोड, फिर नॉन कोड, ऐसे ये कोड, नॉन कोड, कोड, नॉन कोड, कोड, ऐसा। तो एक को बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन, जो कोडिंग रीजन है, जहां से कोड बनता है। और उसके बीच में क्या है? दो एक्सॉन के बीच में क्या है?
इंट्रॉन। क्या है? इंट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर जीन के लिए, यहाँ पर जो प्रोटीन के लिए कोड है वो यहाँ पर कैसे है? स्प्लिट है कि कंटिन्यू है? स्प्लिट है ना। एक कोड दूसरा कोड, उसके बीच में क्या है? नॉन कोड एरिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंट्रॉन। तो यहाँ पर हमको स्प्लिट जीन मिलते हैं, मतलब यहाँ पर कंटिन्यू कोड नहीं पाए जाते, लेकिन आरएनए में कंटिन्यू कोड मिलता है। क्या मिलता है? कंटिन्यू कोड नहीं मिलता। एमआरएनए जाता है, राइबोसोम से बाइंड होता है, कंटिन्यू उसको पढ़ा जाता है ना। तो यहाँ पर कंटिन्यू स्प्लिट जीन्स, स्प्लिट जीन, ठीक है। अगर आप 4 से 5 अंतर ऐसे बता सकते हो, जैसे अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड वगैरह में, ठीक है। अगर डीएनए और आरएनए में ऐसा अंतर पूछे तो आप बता सकते हो। क्लियर है ना। एक साइड का अगर याद है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक बन जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, नहीं है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरा उधर क्या है? स्टेबल, यहां क्या लिख सकते हो? अनस्टेबल। तीसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहां पर कौन सा शुगर? राइबोस शुगर। उसके बाद यहां पर थायमिन प्रेजेंट है, यहां पर भी थायमिन प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है फिर? यूरेसिल डीएनए में मिलता है क्या? नहीं मिलता। चलो ठीक है, यूरेसिल प्रेजेंट। यहां पर कोड कैसे रहते हैं? कंटिन्यू कोड, ठीक है। ये ट्रांसलेशन में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? ट्रांसलेशन में। अगर एमआरएनए की बात करें, ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का बनना यार, प्रोटीन का बनाना बोल रहा हूं, जहां से प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये भाग लेता है ट्रांसलेशन में? ले रहा है क्या? बताइए। नहीं लेता ठीक है, ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता। क्लियर, समझ रहे हैं? इतना एक बेसिक डिफरेंस है, आपको ये बताना है। चलो इसको लिख लो। क्या हाइड्रोजन है? तो इस शुगर में आ गया ना वो चीज। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको, है ना, कि इसमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर नहीं पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता, उसमें मिलता है। चलो यहां पर लिख देते हैं ना, OH ग्रुप सेकंड का, ठीक है। और यहां पर क्या रहा? एब्सेंट है ना, एब्सेंट। और यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन। इस शुगर का सेकंड कार्बन है भाई, पता चला। किसी और का सेकंड कार्बन लिख दिए, है ना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है ना, वो कंटिन्यू कोड है उसमें। अगर एमआरएनए की बात करें, एमआरएनए भी एक आरएनए का टाइप है ना, इसमें कंटिन्यू कोड रहता है। जैसे आरएनए के टाइप पढ़ते हैं ना, तैसे पढ़ते हैं अपन लोग, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, है ना। उसमें से एमआरएनए के पास पूरा एक कंटिन्यू कोड है, वो बता रहे हैं अपन। ऐसे आरएनए, एमआईआरएनए, ऐसे बहुत सारे आरएनए पढ़ोगे धोखा से, नहीं पढ़ोगे तो नीट नहीं निकालना है तेरे को। इन दोनों में न्यूक्लियोटाइड सेम टाइप के रहते हैं। ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है, वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे मिलाकर ये बना है, वो भी तो वैसे ही बना है। तो दोनों में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सेम रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। सेम रहेंगे नहीं, ये बताओ। जैसे इसमें न्यूक्लियोटाइड डीएनए में और जो आरएनए में न्यूक्लियोटाइड है वो दोनों सेम रहते हैं क्या? जैसे एक अंतर तो है कि इसमें थायमिन है और उसमें यूरेसिल है, उसके अलावा बाकी सब तो सेम मिलता है। एडेनिन भी इसमें है, उसमें भी एडेनिन है। हाँ हाँ, एक बेसिक डिफरेंस है, ये शुगर का OH ग्रुप जो कि केवल डीएनए वाले में भाग लेता है ना, जिसको आप डीएनटीपीज बोलते हो, जो डीएनए का हिस्सा है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। वहां पर है केवल क्या? न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि राइबोस शुगर वाले हैं, ठीक है।
इधर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या बोलती है देखो, कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आपके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जैसे कि क्या, वायरसेस, अभी बोला कोरोना वायरस, आरएनए वायरस, एचआईवी, टीएमवी, टोबैकोमोजैक वायरस, है ना, ये सब क्या है, आरएनए है। आरएनए इन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उसी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। फ्रॉम द foregoing discussion it is clear that debate between proteins versus DNA as the genetic material, इसको अनइक्वोकली रिजॉल्व किया गया था किसके द्वारा, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। जैसे कि शुरू में बताया गया था कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए ये तीनों में से कोई है जो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कोई क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन एक प्रूफ ऐसा ही एक मतलब दो साइंटिस्ट ने दिया जिसके द्वारा क्लियर हो गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था मालूम, कोई एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रहता है, क्या था, बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था T2 बैक्टीरियोफेज में, और उसके बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रोटीन भाग नहीं लेता, ना ही आरएनए लेता है जेनेटिक मटेरियल बनाने में। कौन भाग लेता है, डीएनए। इन्होंने जो वायरस यूज किया था उसमें डीएनए था, T2 बैक्टीरियोफेज में डीएनए था। सभी बैक्टीरियोफेज में आरएनए नहीं पाया जाता, सब वायरसेस में आरएनए नहीं मिलता, ठीक है, सम वायरसेस, ठीक है, सब में आरएनए मिल रहा है ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ बैक्टीरियोफेज या फिर कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल। क्लियर, चलो। उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए हो गया, ठीक है। फिर ये देखो वायरसेस का नाम है सम आरएनए इस जेनेटिक मटेरियल। तो एग्जांपल क्या दिया है, टीएमवी का, टोबैको मोज़ेक वायरस का, और एक है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, है ना। अब इससे पहले एक बैक्टीरियोफेज का नाम मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बैक्टीरियोफेज है 5x174, ऐसा एक बैक्टीरियोफेज पढ़े हैं अपन, एक वायरस है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या पढ़े हैं अपन, हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड था लेकिन डीएनए था, है ना। तो यहां पर डीएनए भी है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी है। इससे पहले जो T2 बैक्टीरियोफेज पढ़े उसमें क्या था, डीएनए। नहीं ध्यान दिए क्या, इससे पहले जो हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं अपन कल के क्लास में, उसमें एक बैक्टीरियोफेज लिया गया था T2 बैक्टीरियोफेज, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। आरएनए था क्या, डीएनए था ना, डीएनए पढ़े अपन, तभी तो एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया कि वो प्रोटीन बाहर रह जाता है और डीएनए अंदर है जेनेटिक मटेरियल, तभी वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में बाहर आया कि हाँ भाई यही है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए नहीं है, नहीं प्रोटीन, ऐसे करके, ठीक है। तो ये है, तो सभी बैक्टीरियोफेज में नहीं पाया जाता। तो कुछ ऐसे एग्जांपल है ना, इसको ना आप लोग मार करके रखे रहना, जो एनसीईआरटी में दिया है स्पष्ट। जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पर अगर 174 को नहीं दिया है ना, तो इस टॉपिक से अगर आ जाए कि बैक्टीरियोफेज कौन सा है जो आरएनए है, तो आपको दो नाम यहाँ पर दिया जा सकता है, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, दूसरा है क्यूबी बैक्टीरियोफेज जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। नीट के हिसाब से बता रहा हूं ना, ये इसका नाम याद रखेंगे। अगर एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन को पढ़ते हुए तो नहीं चल सकते अपन ना, लेकिन एग्जाम्पल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आंसर दिया गया कि डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर एज आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मैसेंजर की तरह भी काम करता है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहा गया क्योंकि आरएनए वहां पर फेल हो गया। कैसे फेल हुआ, क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा है, डीएनए का काम ज्यादा नहीं है, वो एक जगह सिमट के रहता है, अपने काम के लिए वर्कर लगा दिया, एमआरएनए तू जा ऐसा अपना काम कर, ऐसा वर्कर लगा देता है, डीएनए की जगह बैठे रहता है। तो यहाँ पर जो आरएनए है वो मैसेंजर की तरह भी काम करता है,
मैसेंजर मतलब क्या, डीएनए का जो कोड है उसको लेके जाएगा कहां से कहां, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, और वहां पर राइबोसोम में फिर क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो ये है एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, एडेप्टर की तरह भी काम करता है। एडेप्टर का मतलब होता है टीआरएनए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टीआरएनए। टीआरएनए का काम मालूम है आप लोग को, जैसे साइटोप्लाज्म में ऐसे ना बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे पड़े रहते हैं, तो उसको पकड़ के लाता है राइबोसोम में कौन, टीआरएनए। ये टीआरएनए है, आपके एनसीईआरटी में दिया है एडेप्टर करके, तो उसको ऐसे टीआरएनए बना लेना, ठीक है। अब फिर इसका काम बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा देखिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, किससे, डीएनए से, है ना, आरएनए का। तो यहां पर आपको कमियां निकालना है किसमें, आरएनए में, और बढ़ावा देना है किसे, डीएनए को। क्यों और कैसे, क्यों बढ़ावा दोगे, किसी को ऐसे बोल दोगे क्या कि आप बेस्ट हो, ऐसे बोल दोगे कि आप बेस्ट हो, कुछ ना कुछ तो उसमें गुण देखोगे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो देखोगे, उसके बाद ही बोलोगे कि आप बेस्ट हो, आप खराब हो, ऐसे करके ऐसे बोलते हो ना। कुछ प्रॉपर्टीज देखने के बाद क्या ऐसे ही बोल देते हो, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हो ना, कुछ गुण देखते हो ना। जैसे एक कुत्ता ला देते हैं अपन, उसको देख के ऐसे अच्छा एकदम लंबे लंबे बाल वाले कुत्ता लाते, उसको देख के बोले मस्त लंबे लंबे बाल है, अच्छा कुत्ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ रोड साइड वाला एक कुत्ता ला देते हैं, है ना, रोड साइड वाला कुत्ता ऐसे है जिसके पास बाल बहुत कम है, तो दोनों में से आप किसको ऐसे पसंद करो भाई, अच्छा है बुरा है करके कैसे बताओ। तो इस ऐसे देख के अपन अच्छा बुरा बताते हैं ना, वैसे यहां पर जेनेटिक मटेरियल को देख के आपको बताना है कौन अच्छा है कौन बुरा, इसी हिसाब से जेनेटिक मटेरियल चुना गया है डीएनए। तो कैसे, देखो ये सब एनसीईआरटी में है, तो आपको तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उसको पढ़ना है ध्यान से। इसको ऐसा अगर क्वेश्चन मान लेना अपन, तो फिर एक क्वेश्चन भी बन सकता है, बिल्कुल सही बात है कि a molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria। क्राइटेरिया का मतलब होता है एक बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंतर्गत, वो रूल्स के अंतर्गत वो आना चाहिए, उसके बाहर अगर कोई चीज है तो उसको हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे। यहाँ क्या बोला है कि कोई एक मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं जब वो इस फॉलोइंग क्राइटेरिया को फॉलो करता है, उसको पूरा कर पा रहा है। तो ध्यान से सुनना, एक जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या यहाँ पर रूल्स दिए हैं, एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों बोले, वो इस रूल पर ना खरा उतर रहा है। कैसे, देखो, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है इसकी फोटोकॉपी। तो क्या डीएनए की फोटोकॉपी होती है, आरएनए की भी फोटोकॉपी होती है, क्या दोनों को अपन मान सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर डीएनए और आरएनए दोनों इसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर अपन ऐसा लिख देते हैं कि डीएनए भी फॉलो कर रहा है प्लस आरएनए भी फॉलो कर रहा है। तो अभी तक तो ये दो हैं साथ में जेनेटिक मटेरियल होने के लिए ना। दूसरा क्या है भाई, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो डीएनए और आरएनए में से स्टेबल क्या है, डीएनए। आरएनए स्टेबल है क्या, तो यहां पर कौन बाहर हो गया, क्या बचा, तो फिर यहां पर जेनेटिक मटेरियल क्लियर हो गया केवल 2 पॉइंट में। तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस का मतलब होता है कि स्लो म्यूटेशन हो, धीरे म्यूटेशन हो। आरएनए में बहुत फास्ट म्यूटेशन होता है, जैसे मैं बताया कोरोना वायरस है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन आ रहे थे, इसलिए आ रहे थे क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। इस कारण से वहां पर आपको बहुत सारी स्ट्रेन देखने को मिले। लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं रहता, डीएनए में चेंज बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो म्यूटेशन, क्योंकि ये स्टेबल है। क्या है, स्टेबल। ये तो यहां पर भी डीएनए आ गया, क्या आ गया, डीएनए। आरएनए को फेंक दो बाहर। यहां पर ये बोला जा रहा है इट शुड बी एबल टू स्प्रेड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। जैसे मेंडल ने बताया कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो कुछ तो देख के बोला होगा। जैसे माँ बाप में जो कैरेक्टर्स हैं, बाहर से कोई चीज देखा होगा ना, यहाँ पर रेड कलर का फूल है, तो इसके जो बच्चे हुए वो भी कैसे हुए, रेड कलर के फूल वाले हुए।
जैसे माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों में गए ना, ऐसे देख के बताते हैं कैरेक्टर्स को। तो यहां पर क्या होता है, क्या डीएनए में वैसे रहते हैं कैरेक्टर्स कि वो माँ बाप में जो डीएनए मतलब जो डीएनए है और उसमें जो प्रोटीन है उसी की तरह वो बच्चे में भी मिलेंगे, ऐसा पाया जाता है डीएनए में। देखो जैसे माँ बाप में जो डीएनए है और बच्चे में जो डीएनए है दोनों सेम रहता है, ठीक है, क्या रहता है, सेम रहता है। अब माँ बाप में जो प्रोटीन्स बनते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं डीएनए से, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो क्या फिर बच्चों में भी उसी टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे जैसे माँ बाप में है? ये पेरेंट है और यहां पर है भाई इसका बच्चा, चल ठीक। इसके पास ये डीएनए है, क्या है, डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। चल पूरा प्रोसेस बता देते हैं। अब एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। चलो यहां पर इसका बच्चा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसके पास इसके बाप जैसा, इसके पिताजी जैसा डीएनए रहेगा या नहीं, रहेगा ना, सही से बताओ, रहेगा ना। तो इसके पास भी वैसा डीएनए है। तो अगर इसके द्वारा ऐसा एमआरएनए बन रहा है तो इसके द्वारा बनेगा, जो इसके पिताजी जैसा एमआरएनए वैसा इसमें बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा एमआरएनए। अब एमआरएनए वैसा बन रहा है तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो भी उसके पिताजी जैसा बनेगा, बनेगा ना। तो समझ रहे हो कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, डीएनए से हो रहे हैं, किससे, डीएनए से। यहां से जो प्रोटीन बन रहा है इसके पिताजी में वैसा इस बच्चे में भी बन रहा है, इसमें बच्चे में भी। तो इस कारण से ये जो लाइन लिखी क्या कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए मेंडेलियन कैरेक्टर्स की तरह। जैसे मेंडल में जो कैरेक्टर्स थे ना पेरेंट में जैसे, वैसे बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने चाहिए। तो अगर एमआरएनए बस रहता ना तो उसमें म्यूटेशन हो जाता। तो मान लो पिता में कोई चेंज नहीं है लेकिन उसके बेटे में अलग अलग टाइप के चेंज आ गए आरएनए के कारण, है ना। तो यहाँ पर आरएनए को आप कंसीडर नहीं कर सकते एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में। यहाँ पर भी क्या फॉलो हो रहा है, डीएनए, क्योंकि शुरुआत यहाँ डीएनए से कर रहे हैं अपन, ठीक है, समझ में आया ये 4 लाइन। तो सबसे पहले चीज उसको अपने खुद का रेप्लिकेशन करना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रेप्लिकेशन करना। तो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, आरएनए भी रेप्लिकेशन करता है। तो यहां पर आप दोनों को मार करके रखेंगे। दूसरा कंडीशन, इसको स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली। यहां पर दोनों में से स्टेबल कौन है, डीएनए। वो अनस्टेबल रहता है, उसका शुगर में ना OH ग्रुप रहता है ना, शुगर में, पेंटोज शुगर में, वो कहीं से भी ऐसा बाइंड हो सकता है, वो बाइंड करने के लिए खाली जगह है ऐसा, ठीक है, इसलिए। तीसरा है इसमें स्लो चेंजेस, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो डीएनए में स्लो म्यूटेशन होता है कंपेयर देन आरएनए, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया भी देखो फिर भी ना आपका डीएनए पास हो जाता है इस क्राइटेरिया में, ठीक है। क्लियर, नहीं है क्लियर, किसी कोई समस्या? अब देखो यहां पर डीएनए की स्टेबिलिटी बताने के लिए यहां पर क्या है, देखो, नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए और आरएनए में अगर बात करें तो उम्र के साथ साथ या फिर वातावरण के अनुसार से ऐसे डीएनए में चेंज नहीं होता। मान लो ये डीएनए है, यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर ऐसे थायमिन है, ठीक है। तो जैसे एज ज्यादा बढ़ेगी तो ऐसा नहीं होगा कि थायमिन क्या हो जाए, इधर आ जाए, एडेनिन इधर आ जाए, या फिर एडेनिन की जगह ऐसे वापस यहाँ पर थायमिन जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता उम्र के बढ़ने के साथ, ठीक है। तो इसको, इस कंडीशन को हम बोलते स्टेबल। जैसे आपको मैं स्टेबिलिटी का एकदम बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें आपको याद है हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया, याद है, एक बैक्टीरिया को मार दिया था ना, हीट किल्ड कर दिए थे, तो उसका डीएनए अलग हो गया था, डीएनए टूट गया था, ध्यान से सुनना, अलग हो गया था वो डीएनए। लेकिन जब उस H3 को R2 में डाले तो फिर वो क्या हो गया, जीवित हो गया, मतलब उसका डीएनए वापस से जुड़ गया, समझ रहे हो, उसका डीएनए वापस जुड़ गया। स्टेबिलिटी का लेवल देखो,
पहले वो डीएनए अलग हो गया था एक दूसरे से, फिर जैसे ही उसको एक एप्रोप्रिएट कंडीशन मिला वहां पर वो क्या हो गया, जुड़ गया, वापस से इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब जब वो डीएनए वापस इकट्ठा हो गया, फिर उसमें जो जीन, डीएनए में जो जीन है वो क्या हो गया, उसके जैसे ना प्रोटीन बनाने लगे, है ना। तो इसी कारण से यहां पर अगर आपको पूछे स्टेबिलिटी के बेस में आरएनए सबसे ज्यादा बेस्ट है कि डीएनए, तो वो क्या है, डीएनए। क्योंकि आपको ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताया गया किसके द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा। ओएच ग्रुप पाया जाता है किसमें, आरएनए में सेकंड कार्बन पर, लेकिन डीएनए में क्या रहता है, अपसेन। ठीक है, थायमिन प्रेजेंट रहता है किसमें, डीएनए में, और आरएनए में क्या रहता है, यूरेसिल। थायमिन और यूरेसिल, थायमिन और यूरेसिल दोनों में से अगर आपको पूछे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, आप क्या बोलोगे, थायमिन इज मोर स्टेबल देन यूरेसिल। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहां पर ये आरएनए का हिस्सा है, किसका, आरएनए का हिस्सा है। ठीक है, ये डीएनए का हिस्सा है। अब आपको अगर बोले कि दोनों में से म्यूटेशन किसमें ज्यादा फास्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें फास्ट होगा ना म्यूटेशन। समझ रहे हो, न्यूक्लियोटाइड में अगर अंतर है ना, दोनों में से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आपको बताना है। म्यूटेशन रेट स्लो है, तो डीएनए में म्यूटेशन रेट स्लो है। स्टेबिलिटी प्रूफ गिवन बाय ग्रिफिथ, स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल है, इसमें स्टेबिलिटी को इन्होंने तो प्रूफ कर दिया ग्रिफिथ ने, है ना। उसके बाद यहां पर क्या है कि आरएनए और डीएनए में अंतर जो इससे पहले पढ़े वो बताया कि 2H ग्रुप रहता है आरएनए में, जो उसको रिएक्टिव बनाता है। क्या बनाता है, रिएक्टिव। तो एक रिएक्टिव ग्रुप है OH, OH ग्रुप है, मतलब यहां पर कोई चीज बाइंड हो सकती है। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं एक शुगर मॉलिक्यूल बना रहा हूं, जा रहे चाय पत्ती ला, ये शुगर मॉलिक्यूल आरएनए का है कि डीएनए का, बता सकते हो, सही से बताओ किसका है, कैसे बता दिए, इसके सेकंड कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप। तो आरएनए में सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप रहता है। तो ध्यान से सुनना कि इस जगह पर तीसरे कार्बन पर ऐसे फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, मालूम है, नहीं जुड़ता, इधर फिर शुगर लाओगे, उसके बाद फिर इस पांचवें कार्बन से जुड़ेगा, मतलब यहां पर ऐसे फास्फेट, तो इधर यहां पर एक शुगर के तीसरे कार्बन से जुड़ा ऐसे, है ना, तो इससे तीसरे पांचवें कार्बन से जुड़ा रहता है। अब ध्यान से सुनो, जब ये जगह खाली थी तो यहां पर फास्फेट जुड़ गया, OH ग्रुप था, तो यहां पर भी तो OH ग्रुप है, तो यहां कुछ चीज नहीं जुड़ सकता क्या, नहीं जुड़ सकता, जुड़ सकता है ना। तो यहां पर ये जगह खाली रहती है, यहां पर कोई चीज आके रिएक्शन कर सकता है, जुड़ सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव है। क्या है, रिएक्टिव, रिएक्शन कर सकता है। लेकिन डीएनए में क्या रहता है, ये जगह ब्लॉक रहता है। कैसे रहता है, ब्लॉक, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है। तो ये वाला स्टैंड ऐसे बना लिया तो ये अंदर रह जाता है, और इधर से भी एक स्टैंड है, तो ऐसा शुगर और इसके बीच में ऐसे फंस जाता है, दोनों न्यूक्लियोटाइड है। तो यहां पर ये जगह खाली नहीं रहता, केवल क्या रहता है, यहां पर हाइड्रोजन बस रहता है ना। तो स्टेबल बनाता है डीएनए को ये जगह, यहां पर से ऑक्सीजन हट जाता है, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो पाता डीएनए में। लेकिन आरएनए में तो ऐसा है, तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, आरएनए में जो ये 2H ग्रुप है ये एक रिएक्टिव ग्रुप है ना, और ये आरएनए को लायबल बनाता है। लायबल का मतलब लॉयल नहीं है ना। लायबल का मतलब होता है क्या, जो आसानी से रिएक्शन कर ले, आसानी से किसी के साथ जुड़ जाए, बहुत जल्दी चेंज हो जाए, है ना, ऐसा। ठीक है, एंड इजिली डिग्रेडेबल, आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आसानी से डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या, आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक हेंस रिएक्टिव। अब ध्यान से सुनना, आरएनए, यहां पर आप लोग एक एंजाइम भी पढ़े हो, आरएनए एक एंजाइम की तरह भी काम करता है करके सुने हो। डीएनए को कभी सुने हो कि वो एंजाइम की तरह काम करता है, आरएनए करता है, मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, एडेप्टर कर रहा है, और एक एंजाइम की तरह भी, एंजाइम की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबो
राइबोजाइम एक आरएनए वाला एंजाइम है। क्या है? आरएनए वाला एंजाइम। चल, ये क्या है? एक आरएनए वाला एंजाइम। ध्यान से सुनना, आरएनए तो इसकी तरह भी काम कर रहा है, एंजाइम है मतलब इसके पास कैटालिटिक पावर है। एंजाइम कुछ चीज को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता? उसके पास एक एक्टिव साइट रहती है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और सबस्ट्रेट को तोड़ा जाता है, तो एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, इस कारण से रिएक्टिव है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये लाइन ध्यान से सुनना, इसको मार करके रख ले रहा हूं अपनी एनसीईआरटी में। क्या? कि आरएनए इज आल्सो नाउ नोन एज टू बी कैटालिटिक, कि आरएनए को अब किस रूप में जाना जाता है, कि हम किस रूप में भी जानते हैं, किस रूप में जा रहे हैं? कैटालिटिक। आरएनए को कैटालिटिक भी बोला जा रहा है। यहां पर लिखा है ना कि आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक, कैटालिटिक के रूप में भी जान रहे हैं उसको। आप केवल ऐसा नहीं जान रहे हैं कि आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है करके, वो एक एंजाइम है, कैटालिटिक पावर रख रहा है, ऐसा सभी आरएनए नहीं रखते, कुछ आरएनए ऐसे हैं जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसलिए अनस्टेबल है। ये ग्रुप में ध्यान में रखेंगे आप, शुगर का ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण ये दूसरों से रिएक्ट कर लेता है, दूसरे के साथ बाइंड हो जाता है। चलो, थायमीन किसमें मिलता है? डीएनए में। और यूरेसिल किसमें मिलता है? आरएनए में। तो ये जो थायमीन है इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। किसकी? डीएनए की। किसकी? डीएनए की, है ना। यहां पर लिखा है स्टेबिलिटी टू डीएनए, रिपेयर ऑफ डीएनए। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। यहां पर लिखा है ना कि जो डीएनए और आरएनए दोनों में म्यूटेशन की क्षमता है, मतलब दोनों में म्यूटेशन होता है, लेकिन आरएनए में म्यूटेशन तेजी से होता है। मतलब डीएनए में म्यूटेशन, अरे वाह चलो ठीक, डीएनए में म्यूटेशन कैसे होता है? धीरे होता है, स्लो होता है। ठीक है, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पान। यहां पर ध्यान देने वाला क्या बात है कि वायरसेस के पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, मतलब इसमें म्यूटेशन भी क्या हो जाएगा? क्या होगा? फास्ट नहीं होगा, इसमें म्यूटेशन फास्ट होगा, इसमें इवोल्यूशन भी बहुत जल्दी जल्दी होगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। जैसे हमारे अंदर म्यूटेशन ना बोल के इसको बोल सकते इवोल्यूशन हुआ है, कि बंदर से जो इंसान बना है बहुत जबरदस्त, है ना, इसको बोलते हैं हम इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। एक विकास जो वापस नहीं जाता। अब वापस इंसान हो गए तो बंदर जैसे पैदा नहीं हो जाओगे, वापस नहीं बनोगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होता है? सब परमानेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पर अगर इसके जीनोम में चेंज आया तो वापस उसके जैसा ऐसा नहीं बन जाता, लेकिन हमारे अंदर वो चेंज बहुत धीरे धीरे आएगा। लेकिन वायरसेस में जिसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, उसमें वो चेंजेस क्या हो जाएगा? बहुत फास्ट आएगा, वो जल्दी इवॉल्व होंगे, विकसित होंगे, है ना। आप देखो 2 साल में कोरोना वायरस से कितने स्ट्रेन आ गए। ठीक है, आपके अंदर 2 साल में क्या चेंज आया? समझ रहे हो? मतलब उसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत फास्ट हो रहे हैं। हमारे अंदर चेंजेस कैसे होते हैं? स्लो, पता भी नहीं चलता ऐसा। ठीक है, और अगर ये चेंज होगा तो बहुत ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ना वो ऐसे विकसित होते जाएंगे वातावरण के अनुसार से, तब ये चेंज आता है। ठीक है, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। जाहिर सी बात है कि डीएनए राइबोसोम से बाइंड नहीं होता है ना, आरएनए बाइंड होता है। तो यहां पर अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो डायरेक्ट बाइंड हो सकता है राइबोसोम से और डायरेक्ट एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को कैरेक्टर के रूप में, मतलब वो प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, यहां पर वही बात लिखी गई है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये लाइन सही है क्या? डीएनए डिपेंडेंट रहता है आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए। ये बात सही है? सही है ना? हाँ, तो वही बात लिखी है यहाँ पर। लेकिन आरएनए डिपेंडेंट है क्या किसी के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए? ध्यान से सुनो, आरएनए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए, वो डायरेक्ट राइबोसोम में जाके प्रोटीन बना सकता है। लेकिन डीएनए को डिपेंडेंट होना पड़ता है किसके ऊपर? आरएनए के ऊपर। किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, द प्रोटीन सिंथेसिस
मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। जाहिर सी बात है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो आरएनए के हिसाब से ही होता है। आरएनए में जैसे कोड रहते हैं वैसे ही प्रोटीन बनता है। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। अब इसके अनुसार से डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए भी। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि आरएनए से भी प्रोटीन बन रहा है, डीएनए से भी प्रोटीन बन रहा है, तो क्या हम दोनों को जेनेटिक मटेरियल माने? लेकिन इसके अनुसार से ऐसा ही है कि प्रोटीन बनना है, लास्ट में क्या बनना है? प्रोटीन। तो आरएनए से भी तो प्रोटीन बन रहा है और डीएनए से भी प्रोटीन बन रहा है, तो फिर दोनों को जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, है ना? यहां इसके अनुसार से, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। तो इसके पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो सकता है म्यूटेशन से। यहां पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं हो सकता आसानी से। इसमें अगर म्यूटेशन होगा तो बहुत फास्ट नहीं होता, स्लो होता है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना ज्यादा अच्छा है कि यहां पर डीएनए में, क्योंकि यहां पर ये ज्यादा सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है। यहां पर सुरक्षित है क्योंकि यहां पर म्यूटेशन क्या हो रहा है भाई? फास्ट हो रहा है। तो यहां पर सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए में डबल स्ट्रैंड में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए, है ना, उसको ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए आरएनए इज बेटर। तो यहां से आप क्वेश्चन बना के देखो, तो यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, देखो तो। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए क्या अच्छा है, क्या बेटर है? टीआरएनए, सॉरी, अगर मैं बोलूं प्रोटीन, लिपिड, आरएनए या फिर डीएनए? आरएनए। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए क्या बेटर है ना? समझ रहे हैं ना? एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्यों पढ़नी चाहिए बोलते हैं मालूम है? इसलिए क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाते हैं। इससे ना असर्शन रीजन भी बना सकते हैं। ऐसे 5 पॉइंट ऐसे यहां से निकाले, असर्शन रीजन बना दो उससे। तो यहां पर एक लाइन भी अगर देता है ना तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन ही अगर समझ नहीं पाए तो फिर कैसे कर पाओगे सॉल्व, है ना? ठीक है, मार करके रख लेना आपकी एनसीईआरटी में। आरएनए वर्ड छोटा सा है और कल से रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। फिर आप लोग रेप्लिकेशन अच्छे से पढ़ के आना। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि अभी तक आप पढ़े हो सेल साइकिल में, उसको डिटेल में पढ़ चुके हो क्या? रेप्लिकेशन सेल साइकिल में एस फेज ऐसा होता है जहां पर रेप्लिकेशन होता है। अभी 2023 का क्वेश्चन है ना, देखिए हो ना? हाँ, तो वहां पर रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एस फेज में रेप्लिकेशन से 2 कॉपीज बनती है डीएनए की। लेकिन उस कॉपी को बनाने में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, है ना, या फिर कौन कौन से और प्रोटीन्स वगैरह हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन का वहां पर योगदान है या नहीं, है ना? बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। तो रेप्लिकेशन कल पढ़ के आना, उसको अच्छे से देखेंगे। आज आरएनए वर्ड क्लियर कर देते हैं, जो लिखा है उतना ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखो, इस शब्द को ध्यान से समझना। इस शब्द के अनुसार से आपको क्या लग रहा है, आप क्या पढ़ने वाले हो इस शब्द के अनुसार से? आरएनए की दुनिया। तो हमारे अंदर आरएनए की दुनिया है क्या? है, लेकिन सीमित मात्रा में, एक पर्टिकुलर काम के लिए, है ना? उसके बाद वो नष्ट हो जाता है, काम करता है उसके बाद नष्ट हो जाता है। जैसे एक बार एमआरएनए बना, उसके बाद वो दोबारा और प्रोटीन बना सकता है क्या? अगर वही प्रोटीन बनाना होगा बाद में वैसा ही कोड क्या होगा, फिर से एमआरएनए बनाएगा, उसके बाद फिर उसको प्रोटीन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार एमआरएनए बन गया तो बार बार राइबोसोम में जाके चिपक के ऐसे बना रहा है ना? ऐसे नहीं बनता। अब ध्यान से सुनो, आरएनए की दुनिया में क्या है कि सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए बना।
आपको कैसे मालूम? देखो, आरएनए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है। कैसे? आप अपने हिसाब से समझो, है ना, सिंपल। एक सीढ़ी ऐसी है, ये ऐसा, इसको बनाने के लिए जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, इस सीढ़ी को बनाने के सबसे पहले आपको ये बनाना होगा, ये बनाना होगा, उसके बाद इसको ऐसे जोड़ना होगा। नहीं जोड़ोगे तो सबसे पहले आपने ये बनाया, एक स्टैंड बनाया। एक स्टैंड वाला क्या रहता है? और ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्या रहता है? तो सबसे पहले ऐसे याद रहे, इसके लिए आप क्या समझो कि आरएनए सबसे पहले बना। तो देखो कैसे बना, मैं बता रहा हूं। सबसे शुरू में जब ना गैसीय वातावरण था, गैसीय वातावरण में पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गैस थे, गैस का वातावरण, पूरा गैस का गोला था मान लो। उस टाइम पे बहुत सारे गैसेस आपस में मिलकर ऐसा एक न्यूक्लियोटाइड बना है। जाहिर सी बात है कि आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर ये किससे बना है बोलेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड ही बना होगा, नहीं बना होगा? तो ऐसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स बने गैसों से, उसके बाद इस न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ने लगे। तो सबसे पहले ऐसे जुड़ रहे हैं एक साइड से ऐसे, उसके बाद एक ऐसी लंबी चैन बन गई। उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चैन को हम क्या बोल रहे हैं? आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंड है कि डबल स्ट्रैंड? सिंगल स्ट्रैंड। तो सबसे पहले ये आरएनए बना, हुआ क्या, इसके चारों तरफ, इस आरएनए के चारों तरफ ऐसे एक लेयर बन गया, एक मेम्ब्रेन का लेयर। एक जीव विकसित कैसे हुआ देखो, ये आरएनए है, उसके चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बन गई। किसकी लेयर बन गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जीव आरएनए वाला है कि डीएनए वाला है? तो इस दुनिया में सबसे पहले डीएनए वाला जीव आया कि आरएनए वाला जीव आया? आरएनए वाला जीव आया, है ना? पॉसिबल है कि नहीं ये चीज? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे जोड़ने के लिए एक जीव की मदद ले रहे हैं हम, ऐसा है ना। फिर इसके अंदर बाद में बहुत सारे चेंज आए होंगे, इसने ऐसा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अपने अंदर ले लिया, इंगल्फ कर लिया खाने के लिए मान लो, है ना। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जब आए इसके अंदर, तो इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से फिर बाद में क्या बन गया? डबल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए। क्या बना? डीएनए। यहां पर है आरएनए एक जीव, यहां पर है डीएनए एक दूसरा जीव। फिर इस एक कोशिका वाले जीव से जिसके पास डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? बताओ, सबसे पहला जीव प्रोकैरियोटिक बना होगा कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। कैसे बोल दिए? सीपेट में पढ़े थे क्या? चलो, यहां क्या है, सबसे पहला जीव प्रोकैरियोटिक क्यों बना होगा? क्योंकि सबसे पहले तो अपने आप को आरएनए विकसित कर लिया, आरएनए से डीएनए में। उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, इस मेम्ब्रेन के लेयर के अंदर बहुत सारे कुछ जीव को ऐसे खा लिया होगा, तब इसके अंदर ऑर्गेनेल्स आए होंगे, राइबोसोम बना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बना होगा, तब जाके एक सेल बना होगा, कंप्लीट सेल। अभी तो ये खुला पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस है के अंदर में नहीं, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में यही पढ़े हो ना, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक बना होगा। क्या बना होगा? प्रोकैरियोटिक। उसके बाद में क्या बना होगा? फिर एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ऐसा जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो गया। फिर इसके अंदर ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मान लो आ गए, है ना, जिसको वो खा लिया। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर राइबोसोम बनने लगे। क्या बनने लगे? राइबोसोम्स। और क्या क्या रहता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर वो सब चीजें इसमें विकसित हो गई। तो ये कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। फिर इस एक सेल वाले से ऐसे बहुत सारे सेल वाले जीव बने। क्या बना? बहुत सारे सेल वाला जीव, जिसको आप बोल सकते हो मल्टी सेल्यूलर। क्या बोल सकते हो? मल्टी सेल्यूलर। जो कि अभी हम हैं, हम लोग मल्टी सेल्यूलर हैं, है ना। क्या है ये?
एक मल्टी सेल्यूलर, क्या है, मल्टी सेल्यूलर। अब जाहिर सी बात है, एक सेल से क्या बना, बाद में बहुत सारे सेल। तो इस बहुत सारे सेल बने कैसे होंगे, बता सकते हैं? क्या होता है, सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन, है ना। तो यहां पर क्या हुआ है, सेल डिवीजन। उसके बाद इस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से बाद में दूसरे जीव बने, है ना, बहुत सारे एनिमल्स विकसित हुए, सब मल्टी सेल्यूलर हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत में जाते हैं, आखिर जीवन की शुरुआत कहां हुई, कहां से हो रही थी, देखिए तो आरएनए से। आरएनए से बाद में क्या बना, डीएनए। उसके बाद फिर कौन सा सेल बना, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से बाद में यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक से बाद में यूनिसेल्युलर से क्या बना, मल्टी सेल्यूलर। और हम लोग मल्टी सेल्यूलर हैं या फिर यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्यूलर। क्लियर ना। तो आखिर आपको क्या जानना था, शुरुआत, आरएनए वर्ड है, मतलब आप कहां चले गए, शुरुआत में, आरएनए की दुनिया में चले गए। आखिर शुरुआत किससे हुई, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या निकला यहां पर, आरएनए। क्या निकला, आरएनए। क्लियर ना। तो वही बात यहां लिखी गई है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए, फिर बाद में डीएनए बना। ठीक है, फर्स्ट बायोकैटालिस्ट वर आरएनए। जाहिर सी बात है, आरएनए को हम एक एंजाइम की तरह भी जानते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं राइबोजाइम, तो उसको हम कैटलिस्ट भी बोल रहे हैं। कैटलिस्ट का मतलब काटने वाला, तोड़ने वाला। ठीक है, तो फिर इसको हम कैटलिस्ट भी बोल रहे हैं। ठीक है, सम एंजाइम्स, ये राइबोजाइम उसका नाम लिख दिए हैं, जो आरएनए एंजाइम है। आरएनए गिव राइज टू डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये लाइन सही है या नहीं, देखिए तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो डीएनए है वो बना है किससे, आरएनए से। तो ये लाइन सही है, आपको सही लग रही है, सही सही बताओ। यहां पर क्या है, आरएनए, उससे क्या बना, डीएनए। तब तो बात सही है भाई, एकदम क्लियर। नहीं है सही, बिल्कुल सही है। इतना कंफर्म, क्लियर हो गया ना। चलो लिख तो लिए हो, छोटा सा डायग्राम वो बना लो ऐसा, आरएनए, डीएनए, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक वाला। उसके बाद फिर वो क्लियर है, उसको इवोल्यूशन में पढ़ेंगे बाकी हिस्सा।